आज की कहानी का शीर्षक है बहू हूँ बेजान बुत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निशा, हमें मम्मी के घर जाना है। छुट्टियों में तुमने पूरी तैयारी कर ली? सारा सामान पैक कर लिया? जी सुधा दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। सुबह मोहन आएंगे और हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अच्छा, तुम सुबह आलू के पराठे बना लाना, सोनू को बहुत पसंद हैं। कह रहा था मामी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, और साथ में टीना की पसंद की लहसुन की चटनी लाना मत भूलना। जी दीदी, निशा ने हामी भर दी। सुधा निशा की ननद है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं और हर साल छुट्टियों में घर जाते हैं। सुधा के बच्चे बड़े हो गए हैं और निशा के बच्चे अभी छोटे हैं। दो छोटे बच्चों के साथ खुद का ही खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। सानवी 3 साल की है और आर्यन अभी 2 महीने का ही है। सफर के लिए ही सामान पैक करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी एक पांव पर भागकर निशा ने सब तैयारी कर ली और रात को बच्चों के सोने के बाद लहसुन छीलकर और आलू उबालकर रख दिए। मोहन ने भी जितना हो सकता था निशा की मदद की। सुबह बच्चों के उठने से पहले खुद का, सुधा दीदी का और उनके बच्चों के लिए खाना तैयार कर लिया। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो सुधा दीदी भी तो खाना बना सकती थी, पर हर बार मुझे ही कह देती हैं बच्चों के छोटे होने से परेशानी होती है, वरना कोई बात ही नहीं थी। निशा मन ही मन सोच रही थी। एक तो आर्यन इतना छोटा है, रात भर वो ढंग से सो भी नहीं पाती, आंखों में नींद ही रहती है। मोहन के साथ सुधा दीदी को उनके घर से लेते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची। सफर लंबा था और वो रात भर की जगी थी। उस पर पूरे सफर में बच्चों ने सोने नहीं दिया। निशा की हालत खराब हो रही थी। सुबह की भागा दौड़ी में और सफर में बच्चों ने भी अच्छा खासा थका दिया। दीदी के बच्चे बड़े थे, वह पूरे सफर में आराम से सोती रहीं। स्टेशन से सभी घर पहुंचे। निशा की सासू मां आई और बेटी का हंसकर स्वागत किया और उन्हें अंदर ले जाकर एसी वाले कमरे में बैठा दिया। निशा पीछे रखा सामान और बच्चों को लेकर अंदर गई। उसने जाकर सासू मां के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। निशा, सुधा इतने लंबे सफर से थकी हुई आई है, अदरक वाली अच्छी सी चाय बना दे और साथ में गर्मा गर्म पोहे भी बना देना। ये कहकर सासू मां एसी वाले कमरे में चली गई। निशा चुपचाप रसोई में गई। वह भी तो थकी हुई आई थी। सुधा दीदी तो फिर भी सफर में सो गई थी। उसकी तो पूरे सफर में बैठे हुए बच्चों को संभालने में कमर टूट गई। नाश्ता करके सब एसी वाले कमरे में चले गए। सासू मां ने सुधा दीदी की पसंद की खाने की लिस्ट बता दी। आर्यन सो गया था। निशा ने सारा खाना तैयार कर लिया। सुधा रसोई में आए तो उसे काम मत बताना। बेटियां मायके में काम करने नहीं बल्कि आराम करने आती हैं, सासू मां ने निर्देश देते हुए कहा। फिर सुधा दीदी और उनके बच्चों की फरमाइश चलती रही। दिन भर थकान हो गई। रात का काम समेटते हुए काफी देर हो गई। रात को थककर निशा ऐसी सोई कि सुबह देर से आंख खुली। बड़ी नींद आती है ससुराल में। इतनी देर तक सोती हो क्या? सुधा अभी उठी नहीं है। रात को देर से सोई थी। जा, जल्दी से जाकर चाय चढ़ा दे।
उसे बेड टी की आदत है। आजकल की बहुएं एक ननद को नहीं निभा सकती हैं। मैं तो 4 नंदों का करके चलती थी। नंदों के उठने से पहले नहाकर चौका चढ़ा देती थी। यहाँ तो चाय का भी पता नहीं। निशा की सासू माँ लगातार बड़बड़ाते हुए बोली जा रही थी। निशा को बहुत बुरा लगा। वो यहाँ छुट्टियां मनाने आई है या गर्मी में सबकी सेवा करने। सब मिलकर काम करे तो छुट्टियां मनाने का मजा आता है। एक ही इंसान लगा रहे और बाकी फरमाइश करते रहे, ये तो शोषण हो गया। सबकी सुनो, सबके मन की करो, अपना मन मारते रहो, अपने दर्द को सहन करो। सासू माँ अपने हिसाब से नचाए और नंदे अपने हिसाब से। बहू हूँ, कोई कठपुतली नहीं जो सबके इशारों पर नाचती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे। बहू हूँ, कोई पत्थर की मूरत नहीं। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है। बेटी को आराम मिले और बहू काम करती रहे। बहू का भी शरीर थकता है, उसे भी दर्द होता है। वह भी पत्थर या कोई मशीन नहीं है। केवल सानवी थी तो वो संभाल लेती थी, लेकिन अब छोटे से आर्यन के साथ उसे ये छुट्टियां काफी चुभ रही थीं। उसका हर दिन मुश्किल से कट रहा था। रोज मोहन से बात करके अपना दिल हल्का कर लेती थी। मोहन भी दिलासा देता था और समझाता कि बस इस साल देख लो। अगले दिन सासू माँ सुधा दीदी को लेकर अपनी सहेली के घर चली गई। वहाँ से देर से आई। निशा के बेटे आर्यन को बुखार था तो वो खाना नहीं तैयार कर पाई। छोटा सा बच्चा बुखार के कारण तड़पता रहा और निशा की गोद से चिपका रहा। सासू माँ कुछ कहते कहते रुक गई। सुधा, आज हमें ही खाना बनाना होगा। सासू माँ ने उतरे चेहरे से कहा, मम्मी आपके घर में तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है। सुधा दीदी ने उल्हाना दिया, मैं मायके में आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। यह सुनकर निशा की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि काश वे सुधा को हर बार काम करने के लिए मना नहीं करती और उसे इतना सर पर नहीं चढ़ाती। निशा के बेटे आर्यन का बुखार 3 दिन में उतरा। जब तक कि वापस जाने की तारीख आ गई, तब तक इतने लोगों का काम करते करते निशा की सासू माँ की हालत खराब हो गई। निशा और सुधा अपने शहर, अपने घरों में वापस आ गईं। अगले साल फिर सुधा दीदी का फोन आया कि निशा, छुट्टियों में घर चलना है, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तभी मोहन ने बात की, इस साल निशा नहीं जा पाएगी। हमारे सब ऑफिस वाले एक साथ शिमला घूमने जा रहे हैं, आप जाकर आइए। मम्मी वहाँ इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, उनका मन लग जाएगा। निशा ने मोहन को गले से लगा लिया। थैंक यू, मुझे समझने के लिए, मेरी तकलीफ को कम करने के लिए और इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। झूठ बस इतना है कि हम ऑफिस वालों के साथ जा रहे हैं, पर यह सच है कि हम घूमने शिमला जा रहे हैं। ये देखो, मैंने बुकिंग करा ली है। छुट्टियों के नाम पर तुम घर जाती हो और वहाँ तुम परेशान ही रहती हो। तुम्हें तो आराम मिलता ही नहीं है। यहाँ से काम करती हो और फिर वहाँ भी काम में लग जाती हो। तुम्हारे भैया देश छोड़कर बाहर बस गए हैं। अगर मायके में तुम्हारे मम्मी पापा जीवित होते तो तुम भी वहाँ जाती, पर मैं इतने सालों से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें खुश नहीं रख पाया। अब से हम हर छुट्टियां में घूमने जाएंगे और मम्मी को रहने के लिए यहीं बुला लिया करेंगे। यहाँ बच्चों को मैं संभाल लूंगा और तुम मम्मी को। ये कहकर मोहन मुस्कुरा दिया।
क्या बहू का शरीर पत्थर का होता है? उसमें भावनाएं नहीं होती हैं? क्या उसे थकान नहीं होती है? उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक क्यों किया जाता है? बेटी को सर आंखों पर रखने वाली औरतें बहू के साथ इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? बहू भी इंसान होती है, बेजान बुत तो नहीं। उसे भी दर्द होता है, वह भी पत्थर या कोई मशीन तो नहीं। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।